वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो हमारी बुक है पॉलिटिकल की, उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 लेके आई हूँ। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व, ये हमारे चैप्टर का नाम है। किन किन चीजों को क्लियर करने वाले हैं ये जानते हैं। देखिए परिचय यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्रस्तावना को जानेंगे हम कि इसके अंदर होता क्या है, किन किन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम जानेंगे संविधान से क्या अभिप्राय होता है, कि संविधान होता क्या है, इसे जानेंगे हम। फिर इसके बाद जानेंगे संविधान के कितने प्रकार होते हैं। संविधान के 2 प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लिखित और अलिखित के बारे में विस्तार से जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, कितनी बैठकें हुई थी, इन सब चीजों को एक एक करके समझेंगे हम। फिर भारतीय संविधान के स्रोत जो हैं, यानी भारतीय संविधान जो भारत का संविधान है उसे किस प्रकार से बनाया गया है, इसे उधार का थैला क्यों कहा जाता है, इन सभी चीजों पर हम विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। फिर हम जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, यानी भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको जानेंगे हम। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है इसके बारे में जानेंगे कि 6 मौलिक अधिकार है, कौन कौन से हैं, किन किन अनुच्छेदों में हैं। फिर हम जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, क्या न्यायपालिका इसमें संशोधन कर सकती है, इनके बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि संविधान की आलोचना, हम जानते हैं कि किसी ना किसी चीज की आलोचना हर एक व्यक्ति करता है। अगर एक पुस्तक भी छपती है तो कोई उसके बारे में अच्छी बातें बोलता है तो कोई उसकी आलोचना करता है। तो इसी प्रकार से हम जानेंगे कि संविधान के बारे में क्या आलोचना की गई है, आलोचना का क्या विचार है, संविधान की आलोचना करने का क्या कारण है उनका। फिर हम जानेंगे कि संविधान के क्या कार्य होते हैं, अगर हमें संविधान की आवश्यकता है तो वो क्या कार्य करती है किसी देश के अंतर्गत। फिर हम जानेंगे कि संविधान, इसमें बोलेंगे संविधान एक जीवित दस्तावेज है, ये क्यों कहा जाता है। संविधान तो एक लिखित दस्तावेज है ना, वो जीवित दस्तावेज कैसे हो सकता है, इन सब चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। चलिए परिचय को जानना आरंभ करते हैं। अब देखिए अगर हम संविधान की बात करें तो देखिए संविधान के द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। अब भारत का संविधान क्या सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। संविधान में नियम, कायदे, कानून होते हैं जिसके द्वारा किसी भी देश पे शासन चलाया जाता है। शासन चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है, किस लिए, शासन के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। यानी हम किसी देश पर शासन कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं, तो हमें संविधान की आवश्यकता होती है। देखिए जो नागरिक होते हैं, यानी भारत के नागरिकों को संविधान के अंदर उनके नियमों के बारे में पता चलता है, उनके अधिकारों के बारे में पता चलता है, तथा उनके अधिकारों के साथ साथ सरकार के अधिकारों के बारे में भारत के नागरिकों को पता चलता है। अगर हम बात करें कि भारत के संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि बदलती परिवर्तन के अनुसार जब कोई चेंजेस होते हैं, समाज में जब परिवर्तन होते हैं, परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में संशोधन किए जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं। उस टाइम की परिस्थिति कुछ और थी, तो उस टाइम इन संविधानों को जो है बनाया गया था, कानूनों को लागू किया गया था, परंतु अब परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, लोगों की आवश्यकता, उनकी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, उससे मद्देनजर रख के ही संविधान में संशोधन किए जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन हो रखे हैं। तो भारत के संविधान में अगर मैं आपको बताऊं 23 फरवरी 2024 के अनुसार 106 बार संशोधन हो चुके हैं भारत के संविधान में। तो 106वां संशोधन क्या है, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। तो इसमें महिलाओं के संरक्षण की बात की गई है कि महिलाओं को लोक
लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में जो है 33% क्या 33% उन्हें जो है संरक्षण दिया जाए, उनकी भागीदारी हो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में। तो इसकी बात की गई है 2006वां संशोधन है उसके अंतर्गत कहा गया है। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, तो देखिए इसमें क्या है कि अनुच्छेदों की अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान में तो पहले 395 अनुच्छेद थे, मगर अब मैं आपको वर्तमान में बताऊं तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 470 है। अगर भागों की संख्या बताऊं कि भाग कितने हैं, तो पहले भागों की संख्या 22 थी, अब जो भागों की संख्या है वो 25 हो गई है। तो वर्तमान में कितने भाग हैं, वर्तमान में जो है वो 25 भाग है। अनुसूचियों की बात की जाती है तो ये देखिए अनुसूचियां जो है हमारी अनुसूचियां टोटल अगर बात की जाए तो पहले 8 थी, अब वो बढ़ के वर्तमान में 12 हो गई हैं। तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हुई, 12 हो गई है अनुसूचियों की संख्या। तो आप ये देख रहे हो कि कितना ज्यादा विस्तृत संविधान है। अब देखिए अगर मैं आपको इसके आगे बताती हूँ कि संविधान के अंदर ये लिखित क्या होता है, संविधान की आवश्यकता पहले हमें क्यों होती है इसे जानते हैं। देखिए अच्छा मुझे आप बताइए किसी देश पर शासन करना है बिना रूल और रेगुलेशन के क्या किसी देश पर शासन किया जा सकता है। अच्छा आप मुझे बताइए क्या आपके घर में कुछ नियम है, नहीं है, आपके घर में भी कुछ नियम होंगे कि आधी रात को नहीं जाना, कुछ इस प्रकार के नियम है ना। तो कुछ ऐसे ही नियम क्या भारत सरकार में नहीं होंगे, किसी भी देश का। आप देखते हो कि भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, एक विशाल आबादी वाला देश है, तो इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। कुछ नियम कायदे कानून बनाकर शासन किया जाए, लोगों को अधिकार दिए जाए, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित ना किया जाए, अमीर गरीब रंग रूप लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पर रंग के रूप पे किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव ना हो जाति के आधार पर। तो इसीलिए हमें क्या संविधान की आवश्यकता होती है। अब देखिए समाज में तालमेल बिठाने के लिए क्या समाज में तालमेल बिठाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है, और जो सरकार है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, वो दुरुपयोग को रोकने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है कि हमें शासन चलाने के लिए यानी किसी देश में शासन को चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता है क्या न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए, क्या न्यायपूर्वक समाज की स्थापना करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। हमने परिचय को जान लिया है, प्रस्तावना को जान लिया है, इसके बारे में हमने ये भी जान लिया कि संविधान से क्या अभिप्राय होता है, हमने जाना संविधान के प्रकार को जानते हैं, और हमने संविधान की आवश्यकता को भी जाना है। अगर मैं आपको संविधान के प्रकार के बारे में बताऊं तो संविधान के प्रकार 2 होते हैं, एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि मैम नॉर्मल सी तो बात है, जो अलिखित है उसमें लिखा ही नहीं है कुछ। जी थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो। जो अलिखित होता है उसमें ये नहीं होता कि पूरा संविधान लिखा ही नहीं है, उसमें मोटी मोटी बातों को लिखा जाता है और एक संस्कृति के रूप में उन नियमों का पालन किया जाता है। ऐसे ही आप बोल सकते हो ब्रिटेन में होता है। तो देखिए चलिए मैं आपको बताती हूँ लिखित और अलिखित में होता क्या है। भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, डेनमार्क का संविधान, जो फ्रांस का संविधान है, इनका जो ब्राजील का संविधान, इन 5 देशों का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। अगर मैं आपको बताऊं किन देशों का अलिखित संविधान है, इजराइल और ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। तो आप ये समझ पा रहे हो। आप सोच रहे होगे कि मैम ब्रिटेन में कुछ भी लिखा नहीं गया होगा संविधान में, उसमें मोटी मोटी बातों को लिखा गया है परंतु पूरे संविधान को नहीं लिखा गया है। चलिए अब आगे समझते हैं। हमने ये जान लिया कि ये होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं संविधान के। अब हम जानेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में। उससे पहले हम जानते हैं संविधान सभा के गठन के बारे में जानते हैं, फिर स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो देखिए अगर संविधान सभा की गठन की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसके अध्यक्ष जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद एक और बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है। उसके स्थायी सदस्य जो है वो राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो देश प्रस्तावना को प्रस्तुत करते हैं, संविधान के फ्रेमवर्क को प्रस्तुत करते हैं कि संविधान किस प्रकार से दिखेगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, यानी फ्रेमवर्क को प्रस्तुत करते हैं। इसके
इसके बाद 22 जनवरी 1946 को इसे जो है स्वीकृत कर लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्तावना को जो है उसे स्वीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया है 22 जनवरी 1946 को। अब चलिए इसके बाद आगे जानते हैं इसके अंतर्गत। अब हम जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। आप बोलोगे मैम ये क्या है? तो देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत यानी भारत के संविधान को किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है और भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। आपके पेपर में आ सकता है कि उधार का थैला जो है भारत के संविधान को क्यों कहा जाता है 10 नंबर में, तो आपको बताना होगा। तो आप पहले समझोगे तभी बता पाओगे। तो चलिए समझिए। भारतीय संविधान का लगभग 75% जो भाग है भारत सरकार 1935 से लिया गया है। आप सोच रहे होगे कि मैम ये क्या है भारत सरकार से लिया गया है, यानी कि आपको पता है कि अभी इस टाइम हमें आजादी नहीं मिली है, 1935 की बात की जा रही है। उस टाइम कांग्रेस का शासन था, ईस्ट इंडिया का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उसका शासन भारत में था। उनके द्वारा जो है नियमों को बनाया गया था, कहीं ना कहीं संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत कर दिया गया था। उन्होंने कुछ नियमों को लागू कर रखा था, उनके कुछ अच्छे नियमों को भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया है। तो कितना 75% भाग को जो है भारत के संविधान में ले लिया गया है। इसके बाद समझिए क्या है, भारतीय संविधान में अन्य देशों से भी प्रावधानों को लिया गया है। साथ में 75% ये तो ले लिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बनाए गए नियम थे भारत में, उसे लिया गया, उसे स्वीकार किया गया। साथ में अन्य देशों के प्रावधानों को भी लिया गया है। अब देखिए इसके बारे में कौन कौन देशों से किन किन प्रावधानों को लिया गया है ये समझिए। तो इसीलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में क्या किया गया है कि 75% तो पहले ले लिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो भारत में आई थी उसने शासन किया था। उसके बाद आयरलैंड से ले लिया गया, अमेरिका से ले लिया गया है, इन देशों से लेकर इसी के कारण से उधार का थैला कहा जाता है। अब देखिए समझते हैं किन किन देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। अगर ब्रिटिश संविधान की बात की जाए तो जो सार्वभौमिक मत के आधार पर, जो सार्वभौमिक मत के आधार पर चुना जाता है प्रतिनिधि को। अब देखिए क्या होता है, जो प्रधानमंत्री को चुना जाता है, किसी पार्टी को चुना जाता है, तो सार्वभौम मत के आधार पर किसी पार्टी को चुना जाता है, फिर वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से ये प्रोसेस भारत के संविधान में लिया गया है। आप समझ आया होगा आपको। अब देखिए इसके बाद अगर बात की इसमें और भी चीज लेंगे, सरकार का संसदीय स्वरूप। जो सरकार का संसदीय स्वरूप है वो किससे लिया गया है? वो ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष का जो पद होता है, उनकी भूमिका और कानून निर्माण, यानी विधायिका का जो अध्यक्ष का पद है और कानून निर्माण की जो विधि होती है, भूमिका होती है, वो सब किससे लिया गया है? वो सब लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, भारत के संविधान में लिया गया है। अब इसके बाद देखिए कि फ्रांस से क्या लिया गया है। अब देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्ता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्ता फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से लेकर भारत के संविधान में ऐड किया गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आयरलैंड की बात की जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो देखिए अमेरिका से अगर बात की जाती है तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकारों को लिया गया है, और इसमें न्यायाधीश जो होता है, न्यायाधीश के पदों के बारे में लिया गया है, इन सब चीजों को ले रखा है। अब अगर बात की जो न्यायालय होती है उनकी शक्तियों के, यानी न्यायाधीश के शक्ति, यानी न्यायाधीश की जो शक्तियां होती हैं उसका वर्णन किया गया है। अब देखिए आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड से किस चीज को लिया गया है ये जानिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से अगर बात की जाए तो भारत में जो बार बार संविधान में संशोधन होते हैं, इस प्रावधान को लिया गया है आयरलैंड से, यानी दक्षिणी अफ्रीका से इसे लिया गया है और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। चलिए हम जानते हैं कि भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं जानने। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है संविधान है, लिखित संविधान है। इसमें कोई बात नहीं है कि हमें पता ना हो कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है और लिखित संविधान है। तो ये भारत की विशेषताओं में से सबसे बड़ी विशेषता है। उसके बाद ना तो लचीला और ना ही कठोर है ज्यादा। आपके मन में आ रहा होगा लचीला और कठोर क्या होता है। तो देखिए लचीला, अगर मैं आपको बताऊं जो ब्रिटेन का संविधान है ना, वो
बहुत ही लचीला है, यानी उसकी संसद आसानी से संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है जो उनके नियम बनाए गए हैं। परंतु अगर बात की जाए अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, परंतु बहुत ही कठोर संविधान है। उसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है। परंतु अगर मैं आपको बताऊं भारत के संविधान के बारे में, तो भारत इन दोनों का ही मिश्रित रूप है। भारत का संविधान ना तो ज्यादा कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला है, यानी ये नहीं कि हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, परंतु इतना भी मुश्किल नहीं है कि संशोधन ही नहीं कर सकते। तो ये है इसके अंतर्गत दुनिया का सफलतम संविधान है। अब इसको मैं आपको बताऊं तो देखिए, जब से भारत में यानी भारत ने जब से स्वतंत्रता को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया भारत ने 26 जनवरी 1950 को, तब से भारत में अगर बात की जाए सफलता पूर्वक जो लोकतंत्र है वो स्थित है, कायम है। इसीलिए भारत के संविधान का दुनिया का सफलतम संविधान कहा जाता है। हाँ, ये हुआ है कि भारत के संविधान में कुछ संशोधन कर दिए गए हों, सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए, बदलावों को देखते हुए संशोधन जरूर किए गए हैं, परंतु उसमें पूरी तरीके से परिवर्तन नहीं किया गया है, तो इसीलिए सफलतम संविधान कहा जाता है। मौलिक, इसमें देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो भारत के नागरिकों को, भारत के प्रत्येक नागरिकों को 6 मौलिक जो है अधिकार दिए गए हैं और उनके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यानी भारत के सभी नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना होता है और उनको मौलिक अधिकार तो दिए ही जाते हैं। देखिए, अगर बात की जाए इसमें क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, केंद्र और राज्य के पास जो है शक्तियों का बंटवारा होता है, परंतु अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि केंद्र और राज्य की बातें नहीं मान पा रहे हैं, जो केंद्र और राज्य में आप बोल सकते हो खटास आ गई है, उन दोनों के विचार एक दूसरे से बहुत विपरीत हो गए हैं, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा? आपके मन में प्रश्न आया ना, तो उस टाइम केंद्र सरकार की बात को माना जाएगा, केंद्र सरकार की बात को ऊपर रखा जाएगा। तो ये समझ आया कि केंद्र सरकार बहुत ही शक्तिशाली होती है। अगर इसके बाद बात की जाए एकल नागरिकता का प्रावधान, आप ये बोलोगे मैम ये एकल नागरिकता क्या होती है? तो भारत में अगर बात की जाए तो देखिए, भारत में एकल संविधान है और एकल नागरिकता है। अब आप एकदम कंफ्यूज, मैम एकल संविधान और एकल नागरिकता, अभी ये क्या हुआ? यानी भारत के पूरे भारत में, पूरे राज्य में, पूरे भारत में अगर बात की जाए तो एक ही संविधान है। अगर भारत में किसी प्रकार के नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं तो पूरे भारत में लागू होंगे, वो पूरे भारत के लिए बनाए जाएंगे। आप बोलोगे मैम भारत में ही है या दूसरे देशों में भी ऐसा है? जी नहीं। अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में, जो पूरा अमेरिका है, अमेरिका में 50 जो राज्य हैं, 50 राज्यों में अलग अलग संविधान है। अब समझ आया आपको कि भारत में, पूरे भारत में एक संविधान है, परंतु अमेरिका में 50 राज्यों में अलग अलग संविधान है। तो इसके अंदर ये बात आ जाती है। अब देखिए, जब एकल नागरिकता की बात करते हैं, अब आपको एकल संविधान समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए अब समझते हैं एकल नागरिकता। देखिए, अन्य देशों में क्या होता है, दोहरी नागरिकता होती है। अब ये दोहरी नागरिकता क्या होती है, फिर आप कंफ्यूज हो गए। दोहरी नागरिकता यानी वो अपने देश की नागरिकता तो ग्रहण कर ही सकते हैं, साथ में दूसरे देश की नागरिकता को भी ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपना सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। परंतु भारत में क्या है कि भारत के नागरिकों को भारत को ही अपनाना पड़ेगा, भारत की नागरिकता को अपनाना पड़ेगा। अब समझ आया आपको? अब मान लीजिए कि भारत का नागरिक भारत की नागरिकता को नहीं अपनाना चाहता है, तो उसे भारत की नागरिकता को त्यागना होगा और छोड़ना होगा, फिर जाके वो दूसरे देश की नागरिकता को अपना सकता है। तो आशा कर रही हूँ समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, देखिए यानी न्यायपालिका जो होगी वो स्वतंत्र होगी, वो किसी के दबाव में नहीं होगी, जो उसके निर्णय होंगे वो स्वयं के निर्णय होंगे। जब वो चीजों को देखेगी तब जाकर निर्णय करेगी, ये नहीं कि वो किसी के दबाव में है, दबाव में नहीं होगी। वो ये नहीं देखेगी कि वो व्यक्ति उसके परिवार का है या नहीं, वो ये देखेगी कि क्या बात है, क्या समस्या है, किसकी गलती है, उसके हिसाब से जाके निर्णय आएगा।
अब देखिए बात की जाए अगर आपके सामने कि राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्व के सिद्धांत, अगर देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, तो इसके अंदर आप जान पाओगे कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा। इन सब चीजों को आप समझ पाओगे, या सरकार पे दबाव बनवाकर जो न्यायपालिका ये चाहे कि चीजों को लागू करवाए तो वो भी नहीं कर सकती है। अब देखिए तो यानी इसमें आप ये देख सकते हो कि इसमें कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद की बात की जाए सार्वभौमिक मत अधिकार। देखिए आपके मन में प्रश्न आए सार्वभौम मत अधिकार होता क्या है, तो देखिए अगर मैं आपको पहले बताऊं, सबसे पहले भारत में महिलाओं को जो है ये अधिकार दिया गया था, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जिनकी आयु 21 वर्ष थी उस टाइम, तो उन्हें मत अधिकार यानी वोट देने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार प्राप्त था। परंतु बाद में इसे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, यानी जो भारत का नागरिक है जिसकी आयु जो है 18 वर्ष है या 18 वर्ष से ऊपर है, वो अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुन सकता है, अपनी पार्टी को चुन सकता है। अब देखिए अगर मैं आपको बात बताऊं धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। देखिए अगर भारत में बात की जाए तो भारत जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी समझने में, आपको समझ आएगी कि हाँ भारत तो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। मैम आप सही कह रहे हो, तो भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अब देखिए उनके जो धर्म विभिन्न है, क्या संविधान उनके साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करती है? जी नहीं, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। किसी भी धर्म को ऊंचा और नीचा नहीं देखा जाता है, किसी भी धर्म के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाता है, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है संतुलित रूप में। अब देखिए बात की जाए आगे, देखिए सामाजिक न्याय। अब ये सामाजिक न्याय क्या है? समाज में सभी बराबर हैं, ये नहीं देखा गया कि अस्पृश्य व्यक्ति है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रूप के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज में सभी बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना। अब देखिए अगर बात की जाए संशोधन की, देखिए संशोधन प्रणाली यानी संविधान में संशोधन करने की प्रणाली, तो इसमें क्या है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संशोधन करने की प्रणाली जो है भारत में। अब बात की जाए राष्ट्रीय एकता। अब देखिए राष्ट्रीय एकता, भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ है। जब भारत आजाद हुआ था तो सबसे बड़ी जो बात थी, विशेषता थी, वो भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधना था। एकता के सूत्र में बांध कर ही तभी क्या हुआ कि भारत में स्वतंत्रता आ पाई, है ना, आजादी मिल पाई भारत को। तो इसी के कारण जब एकता के सूत्र में बांधा, नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि जो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो मुट्ठी भर अंग्रेज क्या भारत पर शासन कर सकते थे? अगर सभी लोग एक हो जाते तो कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम लोग अपना अपना देखते थे, लोग कभी एकता के सूत्र में बंधे ही नहीं थे। परंतु बाद में स्वतंत्रता सेनानियों ने इस कमी को महसूस किया और उसके बाद सभी को एकता, बंधुत्वता के सूत्र में बांध दिया। और फिर ये राष्ट्रीय एकता की बात आ जाती है कि राष्ट्रीय एकता यानी राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, राष्ट्र भावना यानी सभी भारतीयों के अंदर राष्ट्र की भावना होनी चाहिए। अब देखिए बात आती है विभिन्नताओं का सम्मान। अब विभिन्नताओं का सम्मान, वही भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, सभी को सम्मान माना जाता है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता है। चलिए अब आगे समझते हैं हमने किन किन चीजों को कंप्लीट किया। भारतीय संविधान के स्रोतों को जान लिया है हमने, भारत के संविधान की विशेषता को जान लिया है हमने, और हम जानेंगे भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में। तो चलिए अब मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं किन किन अनुच्छेदों में है। देखिए समानता के अधिकार की अगर हम बात करते हैं, ये 14 से लेकर 18वें अनुच्छेद में जो है समानता का जो है अधिकार है। अब इसके बाद अगर स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाती है तो ये है 19 से लेकर आपको 22 में दिखेगा कि जो है इसके अधिकारों के बारे में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो ये 23 से लेकर 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो ये 25 से लेकर 28 तक जो है इसके अंतर अनुच्छेद में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये 29 से लेकर
30 तक के अनुच्छेद में दिया गया है। इसके बारे में अगर हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है इसके बारे में। तो आप ये समझ लो समानता का अधिकार जो है वो आपको देखने को मिलेगा जो 14 से लेकर 18वें अनुच्छेद में इसके बारे में वर्णन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है समानता के अधिकार के बारे में कि सभी समान है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 में इसके बारे में बताया गया है। ऐसे ही शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 से लेकर 24 में बताया गया है इसके बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 में इसका वर्णन किया गया है विस्तार से। इसी प्रकार सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 से लेकर 30 में इसका बारे में बताया गया है। ऐसे ही जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए संविधान के निर्माण के समय निर्माताओं को पता था, यानी संविधान निर्माताओं को पता था, ये देखिए कि स्वतंत्रता भारत को अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, यानी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारत को अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऐसे में सभी नागरिकों में समानता लाना और सभी का कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत उस समय आजाद हुआ था और सिर्फ 15% लोग साक्षर थे, बाकी सभी जो है निरक्षर थे, जो अनपढ़ थे आप मान लीजिए। अब वो अनपढ़ लोग थे और 15% लोग जो है साक्षर थे। और हमने कहा था कि ये कहा गया था कि हम क्या है चुनाव करवाएंगे, सार्वभौम व्यस्त मताधिकार करवाए जाएंगे। तो सार्वभौम व्यस्त मताधिकार के अंतर्गत क्या था कि सभी को जो कि 21 वर्ष के उस टाइम थे सभी को जो है मत डालने का अधिकार होगा, उसे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। तो उस टाइम ये कहा गया था यानी महिलाओं को पुरुषों को सभी को मत डालने का अधिकार है जो 21 वर्ष के थे उस टाइम। तो ये बताया गया है इसके अंतर्गत। तो सबसे बड़ी चुनौती थी 15% लोग जो साक्षर हैं, तो उन सब चीजों को किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा। अब देखिए अभी इसके बाद क्या है, इन लोगों ने यह सोचा, यानी जो हमारे संविधान निर्माता है उन्होंने क्या सोचा ये जानिए। उन्होंने यह सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी है, यानी नीतिगत निर्देशों की जरूरत है। अब इसके बाद क्या है, लेकिन इनके साथ ही वह इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही वह इन समस्याओं को हल करने के लिए बाध्यकारी नहीं बनना चाहते, यानी बाध्यकारी नहीं होना चाहते। यानी मान लीजिए कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए तो किसी में बाध्यकारी ना हो कि उनका पालन ही करना है, यानी बाध्य नहीं करना चाहते हैं, ये बताया गया है। इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संविधान में कुछ निर्देश तत्वों का समावेश तो किया, यानी जो है समावेश किया गया है संविधान में, है ना, जो संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया है संविधान में, लेकिन कुछ जो है न्यायालयों के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। यानी न्यायालय जो है नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करवा सकता है, यानी जनता करवा सकती है। उसके बाद इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू करवाना चाहती है तो न्यायालय जाकर वहां पर न्यायालय में जाकर हम वहां पर मांग नहीं कर सकते हैं, है ना। नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाने के लिए हम न्यायालय में जाकर मांग नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं, हम जानते हैं संविधान की आलोचना। जो संविधान के आलोचक हैं उनका क्या कहना है। तो संविधान के आलोचकों का कहना है कि भारत का संविधान सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे विस्तृत है और लंबा है, विश्व का सबसे लंबा इतिहास है संविधान है, ठीक है। अब इतना लंबा संविधान है कि वो कहीं ना कहीं सिर्फ वकीलों तक सीमित हो गया है, यानी वकील सिर्फ वकीलों तक सीमित है, यानी आम जनता नहीं समझ सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यानी वो सिर्फ वकील ही समझ पाते हैं, ये कहना है इनका आलोचकों का। आलोचक कहते हैं कि भारत जो है वो दूसरे देश से प्रावधान ले रखे हैं, दूसरे देशों के संविधान से ही संविधान को लिया गया है भारत में, तो इसकी आलोचना करते हैं। तो ये कहना है किसका, आलोचकों का। आलोचक कहते हैं कि भारत के संविधान में, यानी भारत जो है जब से 72 सालों से भारत जब से आजाद हुआ है लगभग, तब से भारत में अभी तक 106 बार संशोधन हो चुके हैं। अगर यही बात ली जाए अमेरिका की, 230 वर्षों से सिर्फ 29 बार संशोधन हुए हैं। तो ये कहते हैं कि भारत में बार बार संशोधन होते रहते हैं, यही कारण है। अब देखिए चलिए समझते हैं कि संविधान एक जीवित दस्तावेज किस प्रकार से है। अगर ये बात की जाए तो ये देखा जाता है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है, क्योंकि हम देखते हैं समाज में परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि अगर हमें जो है कुछ प्रावधानों की आवश्यकता है, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो हम संविधान में संशोधन करेंगे। तो यहाँ पर हमारी यूनिट जो है चैप्टर 1 समाप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।